तो एलिमिनेशन ये कहेगा कि यार 4 ऑप्शंस में से एक ही में ये स्ट्रक्चर गिवन होगा, तो जिस ऑप्शन में ये सिमिलर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है उसको आप एलिमिनेट करेंगे। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, स्ट्रक्चर जब मैंने समझा तो मैंने ये समझा कि जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर है कि कोई 2 चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, उसके बाद एक अच्छा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ए ऑप्शन बात कर रहा है डिफरेंस की। सो एज वी ऑलवेज ग्रिल दी ऑप्शन चॉइसेस, जो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत जरूरी होता है। अब आप ये सोचेंगे मैम ये आंसर तो भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सही नहीं है क्योंकि इस बात को कहने का अलग तरीका है ऑथर का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल रीजनिंग एंड एनालॉजीज। क्या होता है ये पैरेलल रीजनिंग एंड एनालॉजीज, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हम लोगों का कवर हो गया था फ्लॉ इन दी आर्ग्यूमेंट्स, की आर्ग्यूमेंट में आपको फ्लॉ कैसे निकालना है। तो ये फ्लॉ निकालने के हमने कोई स्ट्रैटेजीज और टिप्स करे थे। हमने काफी सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करा था कि फ्लॉ को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये पैरेलल रीजनिंग क्या होता है, एनालॉजी क्या होता है, क्योंकि इस पर भी बेस्ड अक्सर आपको क्लैट के पेपर में, एलिट एग्जाम्स में और आपके काफी ओलिट एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो समझ लेते हैं सबसे पहले पैरेलल रीजनिंग क्या होगा, उसके बाद हम समझेंगे एनालॉजीज। तो पैरेलल रीजनिंग एज द नेम सजेस्ट पैरेलल। तो पैरेलल रीजनिंग ये कहता है इस केस में कि आपके सामने एक पैसेज होगा, पैसेज के अंदर ऑथर ने कोई चीज में रीजनिंग दी होगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई उसमें रीजनिंग निकलेगी। आपको क्या करना है, ऑप्शन चॉइसेस जो आपके सामने गिवन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है अबाउट द पैरेलल रीजनिंग, तो पैरेलल रीजनिंग बोलेगा कि ऑथर की पैसेज में जो रीजनिंग है वो सेम रीजनिंग, वो सेम पैरेलल स्ट्रक्चर आपको कौन से क्वेश्चन में मिल रहा है, वो सेम पैरेलल स्ट्रक्चर आपको कौन से क्वेश्चन में मिल रहा है। तो इस केस में आपको निकालना होता है पैरेलल रीजनिंग। तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, नंबर 1। अब अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिए कि अच्छा अगर क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं, क्वेश्चन में दिख रहा है कि यार क्वेश्चन में दिखाया a + b इज इक्वल टू सी, कि मतलब कोई फैक्टर हो रहा है, कोई और फैक्टर हो रहा है और उसके बाद अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जैसे फार्मर्स ने इस बार अच्छे मेन्योर फर्टिलाइजर्स यूज करे, फार्मर्स को इस बार अच्छा मॉनसून मिला, तो ये दोनों फैक्टर से हमने देखा देयरफॉर इस बार क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी गई, तो ये अल्टीमेट इसका कंक्लूजन हो गया। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, स्ट्रक्चर जब मैंने समझा तो मैंने ये समझा कि जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर है कि कोई 2 चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, उसके बाद एक अच्छा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके बाद आप स्ट्रक्चर का बनाइए एक शॉर्ट मैप। जो आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन में गिवन है उसका आप यहां पर बनाइए एक मैप कि यार स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कह क्या रहा है। उसके बाद जब आपने वो स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी बनाया a + b इज इक्वल टू सी, तो हमने स्ट्रक्चर पहले क्वेश्चन का देखा कि यार बोला गया फार्मर्स ने इस बार यूज किया है आपका HYV सीड्स, साथ के साथ फार्मर्स को इस बार मिला है मॉनसून जो कि था फेवरेबल। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया, मतलब ए को जब हमने प्लस करा बी के साथ, तो इसका नेट कंक्लूजन क्या निकला, सी, दैट वाज अ गुड आउटपुट इन द प्रोडक्शन। तो अब इस केस में हमने इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमें गिवन था HYV सीड्स, मॉनसून एंड गुड आउटपुट, हमने स्ट्रक्चर को समझा, फिर हमने स्ट्रक्चर का एक मैप बनाया, तो ये मैप हमारे सामने निकल के आया, दिस वाज आवर स्ट्रक्चर मैप। अब ये स्ट्रक्चर मैप समझने के बाद आपने थर्ड स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन ये बोलता है कि जिस जिस ऑप्शन में आपको ये सेम स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, अब आपके सामने क्या करेंगे, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, वहां पर आपको देखना है कि ये जो मेरा माइंड मैप स्ट्रक्चर बना था, कौन से ऑप्शन में ये सेम स्ट्रक्चर जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। तो इस केस में अगर सपोज एक ऑप्शन होता जो ये बोलता कि दिस एक्स पर्सन हैज स्टडीड अ लॉट ऑफ मॉक्स, this X person has attended all the lectures regularly, therefore this student will definitely ace in the exam. तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर हो गया, A plus B is equal to C, दो क्वालिटीज के बाद एक अच्छा आउटपुट निकल के आना, दैट वाज अ स्ट्रक्चर। तो एलिमिनेशन ये कहेगा कि यार 4 ऑप्शंस में से एक ही में ये स्ट्रक्चर गिवन होगा, तो जिस ऑप्शन में ये सिमिलर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है उसको आप एलिमिनेट करेंगे, सो टू रीच आउट टू द करेक्ट आंसर जो यहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से पैरेलल रीजनिंग में इन स्ट्रैटेजीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। पैरेलल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको एक आर्ग्यूमेंट गिवन होता है और आपसे अक्सर पूछा जाता है कि यार आइडेंटिफाई करो कि एक ऐसी आंसर चॉइस जो क्लोजली आर्ग्यूमेंट से पैरेलली डील करे, आर्ग्यूमेंट से क्लोज पैरेलल लाइन में हो। ये कहता है कि जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका सेम स्ट्रक्चर होगा, ऐसा होगा, दो आर्ग्यूमेंट्स का सेम स्ट्रक्चर होगा पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। ये मत समझना, अब जैसे अभी मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, वहां पर जो क्वेश्चन था वो एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहा था, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर निकाला था हमने सिमिलर स्ट्रक्चर का, करेक्ट आंसर वाज डिस्कसिंग अबाउट द एजुकेशन। तो अब आप ये चीज नहीं सोचनी कि पैरेलल रीजनिंग का करेक्ट आंसर वो होगा जो सेम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हो। पैरेलल रीजनिंग कहती है चीजों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ढांचा सेम होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो सकती है बात। मतलब कि अगर सिमिलर स्ट्रक्चर है दो घरों का, तो दोनों घरों में बेसमेंट में पार्किंग बनाई है, दोनों घरों में दोनों फ्लोर बनाए गए हैं और दोनों फ्लोर पे टॉप फ्लोर पे छत बनाई गई है, तो दोनों घर का साइज भी बिल्कुल सेम है, तो स्ट्रक्चर सेम है। अंदर से हो सकता है एक घर को बहुत लाविश बनाया गया हो और एक घर को बिल्कुल बेसिक बनाया गया हो, तो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आपका क्वेश्चन है और जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सेम टॉपिक पर बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होता पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चंस में। दैट इज वाई जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो बात कर रहा था एग्रीकल्चर के बारे में, और जो आपका करेक्ट आंसर था वो बात कर रहा था आपका एजुकेशन के बारे में। तो इट्स अ गुड पॉसिबिलिटी इन सच केसेस। Structure needs to be same, but concepts can be different, ideas can be different in such cases. Now let's understand by the way of the examples. पहला क्वेश्चन ये कहता है कि all sharks have fins and all dolphins have fins, therefore they are similar. तो अब इन्होंने क्या कहा कि all sharks have fins, तो इसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर समझ में आया कि sharks में एक क्वालिटीज हैं, डॉल्फिन में भी वो सेम क्वालिटीज हैं, इसीलिए हमने क्या बोला हमारे आर्ग्यूमेंट ने कि ये दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, शार्क्स और डॉल्फिन्स बिल्कुल सिमिलर हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर समझना जरूरी है क्योंकि माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप माइंड मैप बनाएंगे तो आप समझेंगे कि हमने ए को बोला ए हैज बी एंड सी हैज बी, ये क्वालिटी है दोनों के अंदर, Therefore A is equal to C, ये बनता है इसका करेक्ट माइंड मैप कि यार A जो है अपना शार्क है, उनके पास एक क्वालिटी है जिसको हमने दे दिया B नाम, दैट इज फिन्स। C एक और क्रिएचर है दैट इज डॉल्फिन, उनके पास भी सेम क्वालिटी है, उनके पास भी फिन्स होते हैं दैट इज B, फिन्स होते हैं जिनसे एक्चुअली जो फिश है वो तैर पाती हैं। तो दोनों के पास क्योंकि सिमिलर क्वालिटी है B, तो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से देयरफॉर दे बोथ आर सिमिलर, तो आर्ग्यूमेंट के हिसाब से A इज इक्वल टू C। थर्ड टेक्निक जो हमें अप्लाई करनी थी वो ये है कि अब हमें करना है एलिमिनेशन अकॉर्डिंगली। तो यहां पर आंसर चॉइसेस कहती हैं कि शार्क्स एंड डॉल्फिन्स आर सिमिलर, हाउएवर दे हैव मेनी डिफरेंसेस। अब ये बात कर रहा है कुछ डिफरेंसेस की, और बच्चे ये सोचेंगे यार पैसेज शार्क डॉल्फिन पे है, ऑप्शन शार्क डॉल्फिन पे है, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। तो अभी हमने डिस्कस करा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉपिक सेम हो आपके करेक्ट आंसर का, लेकिन
स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो क्या हमें यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंसेस, कोई अलग अलग पैंतरे, अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कशन डिफरेंस जैसा नहीं दिख रहा। ए ऑप्शन बात कर रहा है डिफरेंस की। सो एज वी ऑलवेज ग्रिल दी ऑप्शन चॉइसेस, जो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत जरूरी होता है, देयरफॉर ए आपका गलत आंसर में जाएगा। बी ने कहा कि सारे शार्क्स पे टीथ होते हैं, चलो ए हैज बी। डॉल्फिन्स आर सिमिलर टू शार्क्स, देयरफॉर दे मस्ट हैव टीथ। अब आप ये सोचेंगे मैम ये आंसर तो भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि इस बात को कहने का अलग तरीका है ऑथर का। बी के लिए ऑथर क्या बोल रहा है कि ए हैज बी, राइट, कि ए समझो है अपना शार्क, शार्क के पास है टीथ। और फिर इन्होंने इसके बाद क्या बोला, डॉल्फिन्स आर सिमिलर टू शार्क। ऑलरेडी ए को सिमिलराइज कर दिया है सी के साथ, इसीलिए देयरफॉर क्या बोला, सी विल हैव। इसीलिए देयरफॉर में क्या निकाला इस ऑप्शन में, बी के लिए इन्होंने बोला ए हैज बी, दैट इज द टीथ। शार्क हो गया आपका ए, डॉल्फिन्स आर सिमिलर टू शार्क, ए इज इक्वल टू सी, सी को हम मान के चल रहे हैं यहां डॉल्फिन। तो ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया कि यार ये सिमिलर है शार्क के, देयरफॉर नेट कंक्लूजन क्या निकाला, दे मस्ट हैव, सी हैज बी। तो अब आप सोचेंगे मैम ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है इसके जैसा, ए हैज बी, सी हैज बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। लेकिन इसने क्या बोला, ए हैज बी, A is equal to C, therefore C has B। तो ये जो सीक्वेंस था वो हिल गया यहां पर ये था 1 2 3, ये सीक्वेंस बन गया 1 3 एंड 2। तो सीक्वेंस चेंज कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर सेम नहीं है। आपने बेसमेंट वाला फ्लोर ऊपर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर नीचे बना दिया, वो चीज है, माना फ्लोर बनाया है लेकिन स्ट्रक्चर हिला दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। इसीलिए ये जो भी आंसर सही लग रहा था ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर में जाएगा। सी क्या कहते हैं आइए देखते हैं, बैट्स और ईगल्स मस्ट बी सिमिलर बिकॉज एवरी बैट हैज विंग्स एंड सो डज एवरी ईगल। तो ये कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं अभी 20 को। ऑल डॉग्स हैव आईज एंड ऑल कैट्स हैव आईज, इसने सिमिलैरिटी नहीं बताई, इसने बस यहीं पे रुक गया 2 स्टेप पर कि ए हैज बी, सी हैज बी, लेकिन डॉग्स और कैट्स को इक्वेट करना भूल गया, जो हमारा आर्ग्यूमेंट कह रहा था। तो ये भी एलिमिनेशन में गया। ई ने क्या कहा, कुछ रैट्स के पास फर होते हैं और ऑल मैमल्स के पास फर होते हैं। तो अब आप देख रहे हो ये सम रैट्स की बात कर रहा है, पैसेज ऑल की बात कर रहा था, ऑल डॉल्फिन्स ऑल शार्क्स। ये सिर्फ कुछ रैट्स की तो बात कर रहा है और सारी मैमल्स की बात कर रहा है। तो सम वर्सेस ऑल की वजह से ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेशन में जाएगा। तो खास ध्यान रखा करिए अपने ऑप्शंस पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, जो बिल्कुल ठीक जैसा दिख रहा था। सी ने आपको बताया है इस केस में, सी ने आपके लिए बोला है बैट्स एंड ईगल्स मस्ट बी सिमिलर बिकॉज करने के लिए प्रीमाइस क्या दे रहे हैं, देखिए यहां पर भी ये जो देयरफॉर है ये अपना कंक्लूजन है। पैसेज में अपने को ये जो 2 बातें गिवन थी, ये मेरे को गिवन थी एज अ प्रीमाइस। जिनको नहीं पता प्रीमाइस कंक्लूजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक फाउंडेशन ही प्रीमाइस कंक्लूजन देखकर मिलता है। तो अगर किसी वजह से आपने इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल रीजनिंग डाइसेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर, तभी समझ में आता है प्रीमाइस कंक्लूजन क्या है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके सीआर लॉजिकल रीजनिंग के। तो यहां पे अपने पास प्रीमाइस ये गिवन था, इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ए के पास बी वाली खूबी है और सी के पास भी बी वाली खूबी है। इन दोनों से हमने कंक्लूजन डिडक्शन क्या निकाली कि यार ए इज इक्वल टू सी। सेम बात यहां हो रही है, वरना आप सोचोगे कि मैम ये तो स्ट्रक्चर यहां पे भी हिल गया। ये सही स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है बैट्स एंड ईगल्स मस्ट बी सिमिलर, ये है आपका कंक्लूजन, ये ऑथर का कंक्लूजन है और ये कंक्लूजन प्रीमाइस पे बेस्ड होते हैं, हमेशा हम लोगों ने क्लास में ये समझा है। तो इसके लिए प्रीमाइस क्या गिवन है, क्योंकि बिकॉज के बाद वाले प्रीमाइस होते हैं, पढ़ा था कि बिकॉज इज अ हिंट वर्ड फॉर अ प्रीमाइस। तो प्रीमाइस क्या कहता है, एवरी बैट हैज विंग्स एंड एवरी ईगल ऑल्सो हैव विंग्स। तो ये हो गया कि एवरी बैट एक्स हैज वाई, जेड हैज वाई,
और इसका मतलब देयरफॉर बैट्स एंड ईगल्स मस्ट बी सिमिलर, देयरफॉर x इज इक्वल टू z। ये सेम रीजनिंग मुझे मिल गई है पैसेज वाली, मेकिंग सी द करेक्ट आंसर। क्योंकि अब लिखने का फर्क है। अब आप सोचोगे कि मैम यहां पर तो लास्ट में लिखा था सिमिलैरिटी, यहां पे शुरू में सिमिलैरिटी लिख दिया। समझिए यहां पर सिमिलैरिटी जो दिया है ये दिया है कंक्लूजन में, और सेम यहां पर भी ये सिमिलैरिटी जो दी है ये कंक्लूजन में दी है। और जिन्होंने प्रीमाइस कंक्लूजन पढ़ा है उनको पता है, मैंने क्लास में समझाया था कि जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन हमेशा लास्ट में गिवन होता है। फर्स्ट लाइन, ओपनिंग लाइन भी कंक्लूजन हो सकती है, प्रीमाइस उसके सेकेंड लाइन में भी आ सकता है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन स्टेम्स, तो अब जब कभी भी आपसे पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पूछने का एक ढंग होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये पैरेलल रीजनिंग का क्वेश्चन है? तो जब कभी भी क्वेश्चंस होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर एंड इजी एंड आइडेंटिफाई टू लुक फॉर द आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस के अंदर जो आपको बताएंगे कि अच्छा ये पैरेलल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिविंग द पैरेलल रीजनिंग एज गिवन इन द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज। तो ये क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। कभी कभी आपसे पूछते हैं विच ऑफ द ऑप्शन इज क्लोजली पैरेलल टू द आर्ग्यूमेंट अबव, तो यहां भी आपने सेम काम करना है। थर्ड होता है विच ऑफ द ऑप्शन इज क्लोजली रिजेंबलिंग टू द आर्ग्यूमेंट गिवन, यहां पे भी आपने पैरेलल रीजनिंग ढूंढनी होती है। लास्ट होता है कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सिमिलर है आर्ग्यूमेंट की रीजनिंग के साथ। तो सिमिलर है का मतलब है सेम, आपने यहां पर पैरेलल स्ट्रक्चर डिकोड करना है। तो इस टाइप के कुछ आपको क्वेश्चन स्टेम्स आते हैं जहां पर आपने पैरेलल स्ट्रक्चर्स को निकालना रहता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द क्वेश्चन स्टेम, देन गो विद द स्ट्रैटेजीज जो हमने डिस्कस करा, और आपका पैरेलल रीजनिंग का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। पॉज। आइए अब समझते हैं पैरेलल रीजनिंग बाय द वे ऑफ एग्जांपल्स। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है इट हैज बीन साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल डॉग्स बार्क एज अ रिजल्ट एनी एनिमल, मतलब कोई भी एनिमल जो बार्क करेगा डेफिनेटली वो डॉग ही है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि पढ़ते पढ़ते जो हमारी रीजनिंग है वो फ्लॉ तो पक्का है, पैरेलल रीजनिंग भी है और इसके अंदर एक फ्लॉ भी है। फ्लॉ क्या है कि हमने बोला कि ठीक है यार ये एस्टैब्लिश कर लिया गया है कि इस केस में सारे के सारे डॉग्स बार्क करते हैं, भौंकते हैं, और ये बोल रहा है लेकिन जो भी एनिमल बार्क कर रहा है, जो भी एनिमल भौंक रहा है, इसका मतलब यार बाय डिफॉल्ट वो डॉग ही मान लिया जाएगा। तो इस केस में मान के चलते हैं अगर सील्स एक एनिमल होता है, आपका एक्वेटिक एनिमल होता है, सील्स भी बार्क करती हैं, तो क्या हम उनको ये मान लेंगे कि सील्स हमारे एक्चुअली डॉग्स हैं? तो दैट इज फ्लॉड रीजनिंग। तो अगर एक पर्सन एक एनिमल को बार्क करते हुए सुने, एक इंसान को किसी भी बार्किंग की आवाज सुनाई देती है, तो पर्सन को सेफली कंक्लूड कर लेना चाहिए कि यार डेफिनेटली ये जो बार्किंग की आवाज आ रही है ये डॉग की ही होगी, ये कोई और एनिमल हो ही नहीं सकता। तो आर्ग्यूमेंट में ये फ्लॉ है, फ्लॉ है ठीक है, लेकिन हमारा काम है पैरेलल रीजनिंग पकड़ना। तो हमें ऐसा आंसर पकड़ना है जहां पर पैरेलल रीजनिंग भी गिवन हो और फ्लॉ भी गिवन हो। तो इसको पहले हम लोग एक बार टर्म्स में बनाते हैं। तो यहां पर हम इसको ये कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट अज्यूम करता है दैट ऑल A's are B and therefore all B's must be A। तो क्योंकि यहां पे बोला कि सारे जो भी बार्क करता है वो डेफिनेटली डॉग है, इसका मतलब जो भी बार्किंग की आवाज आ रही है वो डॉग ही होगा, क्योंकि सारे डॉग्स बार्क करते हैं। तो जहां भी बार्किंग की आवाज आ रही है मतलब कि वो एनिमल हमारा डॉग ही है। तो सेम रीजनिंग आपको निकालनी है अपने ऑप्शन चॉइसेस के अंदर। पहला ऑप्शन कहता है कि जो भी डेट अवॉइड करना चाहिए, जिसको भी डेट मतलब उधार, जिसको भी अवॉइड करना चाहिए वो वाला डेट होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जितने भी हाई इंटरेस्ट वाले डेट होते हैं उनको अवॉइड कर देना चाहिए। तो वही सेम रीजनिंग हो गई है, ऑल एज इज इक्वल टू बी। डेट जिस भी डेट को अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो भी एनिमल भौंक रहा है मतलब कि वो डॉग है, तो जिस भी डेट को आप अवॉइड कर रहे हो, जबकि अदर डेट्स भी हो सकते हैं,
जरूरी नहीं है हाई इंटरेस्ट डेट को आप अवॉइड कर रहे हो, क्या पता आपने किसी लो इंटरेस्ट रेट और मिड इंटरेस्ट डेट को अवॉइड किया हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट में यही फ्लॉ मान रहे हैं कि जिस भी डेट को आप अवॉइड कर रहे हैं डेफिनेटली वो डेट आपका हाई इंटरेस्ट डेट ही होगा। मतलब जो भी बात कर रहा है डेफिनेटली वो डॉग ही होगा, जिसको भी अवॉइड करना पड़ रहा है वो हाई इंटरेस्ट डेट होगा। तो सिमिलर फ्लॉड रीजनिंग यहां मिल गई है, मेकिंग योर ए द करेक्ट आंसर चॉइस। पर फिर भी एक बार वी विल चेक ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी कहता है कि अगर सारे हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड करना चाहिए, क्या अगर, पहली बात तो अगर, जबकि हमारा मेन पैसेज क्लेम कर रहा है ये इफ बट पॉसिबिलिटी पे जा रहा है, एंड इफ अगेन एंड इफ सम डेट इज हाई इंटरेस्ट देन सम डेट शुड बी अवॉइडेड। तो यहां पर एक इफ एंड बट सिनेरियो है, लेकिन मेन पैसेज क्लेम कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी क्लेम कर रहा है, तो इस केस में इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सी ने कहा जितने भी हाई इंटरेस्ट डेट है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, फाइन, सेफली अज्यूमिंग कि जितने भी हाई इंटरेस्ट डेट है उनको अवॉइड करना चाहिए। डेट जिनको नहीं अवॉइड करना चाहिए, नॉट जो कि हाई इंटरेस्ट डेट नहीं है, जितने भी डेट्स हाई इंटरेस्ट डेट्स नहीं है उनको अवॉइड मत करो। तो यहां पर स्टार्ट हो गया एक नेगेशन टोन में बात करना, जो कि आपका मेन ऑथर नहीं कर रहा। आपकी पैरेलल रीजनिंग का क्वेश्चन नेगेशन टोन में नहीं बात कर रहा। इसने कहा सो पीपल शुड प्रेफर लो इंटरेस्ट डेट, अगेन अ प्रेफरेंस हैज बीन टॉक्ड अबाउट जो आपके मेन क्वेश्चन में नहीं थी। तो क्लियरली आप सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, मेकिंग ए योर करेक्ट आंसर चॉइस। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमें बोलता है दैट अगर आप इकोनॉमिस्ट का एक क्लेम है, वो कहता है कि एक हैमबर्गर जॉइंट, सारे के सारे हैमबर्गर जॉइंट्स जो होते हैं दे मस्ट ऑफर फ्राइज एंड ड्रिंक्स। तो इस केस में ये बोल रहे हैं कि सपोज ए मस्ट बी ऑफरिंग बी एंड सी to maximize their revenue, to increase their profits. Burger Shack is a hamburger joint. तो इस केस में हमने बोला this D is also a hamburger joint. और क्योंकि ये फ्राइज और ड्रिंक्स दोनों ऑफर कर रहा है, मतलब ये क्वालिटी और ये क्वालिटी दोनों दे रहा है, इसका रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज होगा, इसका रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। मतलब जो लोग भी ये दो क्वालिटी लेके चलते हैं उनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, क्योंकि डी ये दोनों क्वालिटी अपने पास रख रहा है, इसीलिए उसका रेवेन्यू भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो ये डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट में एक रीजनिंग है जो फ्लॉ है। जरूरी नहीं है कि जो भी ये दो चीजें ऑफर कर रहा होगा वो सारे फूड जॉइंट्स हिट जा रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन फ्लॉ है। हमें निकालना है फ्लॉ प्लस ये पैरेलल रीजनिंग। तो फ्लॉड रीजनिंग किसमें है, यहां पर सिमिलर आपको कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रही है वो हम यहां पर चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है आपके सामने, इट विल नेवर स्नो अनलेस द टेम्परेचर इज बिलो 40 डिग्री एंड देयर इज सफिशिएंट ह्यूमिडिटी। फाइन, तो दो क्वालिटीज बता दी हैं, बिलो 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और सफिशिएंट आपको ह्यूमिडिटी चाहिए, तो दो क्वालिटीज हैं। थर्सडे को सफिशिएंट ह्यूमिडिटी थी, थर्सडे को एक क्वालिटी तो इसमें से थी, पर टेम्परेचर उतना नहीं था। तो वो हम बात कर रहे थे दोनों क्वालिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, इसने ऑटोमेटिकली बोल दिया एक क्वालिटी प्रेजेंट है और दूसरी क्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, तो ये एलिमिनेशन में जाएगा। बी ने कहा एवरी ट्रैफिक जैम इज कॉज्ड बाय टू फैक्टर्स। ठीक है, कौन सा? नंबर 1 इंपेशेंट ड्राइविंग, नंबर 2 लैक ऑफ अवेलेबल रोड्स। तो ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। सिटी ऑफ सैन कैलिस्ट्रानस देयर आर प्लेंटी ऑफ अवेलेबल रोड्स, तो यहां पर लैक ऑफ अवेलेबल रोड्स बोला था, ये ऑपोजिट नोशन में बात कर रहा है। ये लैक ऑफ अवेलेबिलिटी बोल रहा था और ये ऑप्शन बोल रहा है रोड्स तो अवेलेबल है, तो क्वालिटी का ऑपोजिट है यहां पर, तो ये भी आपका एलिमिनेशन में जाएगा। दिस इज योर टाइम सेविंग टेक्निक, जो मैं हमेशा लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों को बताती हूं कि ऑप्शंस को बहुत ही बारीकी से ग्रिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत हद तक आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने का टाइम सेव हो जाता है। Moving further, every piano teacher needs to have a clear course of instruction and a patient personality. तो दो क्वालिटी की बात करी, पेशेंट पर्सनालिटी का होना जरूरी है एंड क्लियर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए। टू सक्सीड भी बोल दिया, टू इंक्रीज द रेवेन्यू वाला पॉइंट जो आपका क्वेश्चन में था। बेवर्ले, नाउ अ डी फैक्टर इज देयर, हमारे पास बात हुई थी ना एक फूड जॉइंट की, तो यही बात इन्होंने करी कि बेवर्ले एक पियानो टीचर है, मतलब वो वाला भी एक फूड जॉइंट था जो हैमबर्गर जॉइंट था। He has both the qualities, मतलब उसके पास ये भी है, फ्रेंच फ्राइज भी है और कोक भी है जो क्वेश्चन में था। So she is undoubtedly successful, therefore जैसे वो जॉइंट अपना मैक्सिमाइज कर रहा था प्रॉफिट, बेवर्ले is also doing so, making C your clear cut similar reasoning जो आपकी क्वेश्चन में गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक वीडियो गेम को अच्छा होने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए रेवेन्यू, दो क्वालिटीज होना जरूरी है. नंबर 1 दिस क्वालिटी, मेमोरेबल कैरेक्टर. नंबर 2 लॉट्स ऑफ एक्शन. Arkham's Revenge is a video game that has been selling well. अब हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो मैक्सिमाइज कर रहा है प्रॉफिट्स को, इसीलिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमने अज्यूम किया कि ऑलरेडी वो प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहा है. हमने ऑलरेडी क्लेम कर दिया कि वो सेल वेल तो ऑलरेडी कर रहा है. उसके बाद हमने अज्यूम करा कि इसके पास ये वाली बी और सी क्वालिटीज होंगी. तो अब आपको लगेगा मैम ये आंसर तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन क्या डिफरेंस है वो समझो. क्वेश्चन ने बोला था कि क्योंकि दोनों क्वालिटीज हैं इसीलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है जॉइंट, और यहां उल्टा बोल दिया. इन्होंने कहा क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर रहा है तो लेट्स अज्यूम इसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज हैं. एक बार क्वेश्चन पे फोकस करेंगे. क्वेश्चन ने बोला कि क्योंकि इसके पास ये दोनों क्वालिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है इसीलिए ये रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होगा. तो यहां पर था कि क्वालिटीज होने के बाद आपने अज्यूम किया कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होगा, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होगा, जबकि डी ऑप्शन में रिवर्स किया हुआ है. दैट विल मेक इट एंड इनकरेक्ट आंसर चॉइस. चेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ वाइन रिसीव्स अ हाई स्कोर from the National Sommelier Association, it is more likely to be sold in a fine dining restaurants. A new wine from Oregon just received a high score from National Sommelier Association, therefore it is more likely to sold in the fine dining restaurants. तो यहाँ पे बोला कि अगर वाइन को कोई X क्वालिटी मिलती है, so let's assume X is equal to wine and Y is equal to a good score in National Sommelier Association. तो उस केस में अगर x के पास y भी है तो उस केस में लाइकली टू बी सोल्ड इन द फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स. तो मतलब इस केस में z इवेंट होने के पूरे चांसेस हैं. अगर x प्लस y है, दोनों क्वालिटी हैं, तो z इवेंट होने के चांसेस हैं. वो z इवेंट क्या है कि उस केस में एक अच्छे रेस्टोरेंट्स में, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में उस वाइन को बेचा जाएगा या सर्व किया जाएगा. अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया एक अनदर फैक्टर का, दैट वाज आई कुड से इट ऑरिगन, दैट इज ए. तो एक न्यू वाइन है ऑरिगन जिसको अभी हाई स्कोर भी मिला है सोमेलियर एसोसिएशन से. मतलब इस ए के पास, ये ए जो है ये अपनी वाइन भी है और इसको सोमेलियर एसोसिएशन से, मतलब इसके पास वाई भी है, तो इसके पास ये दोनों क्वालिटीज है एक्स और वाई की, कि ये वाइन है और इसको एसोसिएशन से अच्छा स्कोर मिला है दिस ए फैक्टर को, इस ए फैक्टर को, दैट इज द ऑरिगन. देयरफॉर ये भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में बेची जाएगी. मतलब क्योंकि ए के पास एक्स और वाई दोनों क्वालिटीज हैं, देयरफॉर ये जो जेड इवेंट है फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में ऑरिगन का बिकना, वो डेफिनेटली यहां पर होगा. सिमिलर रीजनिंग निकालनी है आपको अपने ऑप्शन चॉइसेस में. यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि अगर आप रिसाइकल मटेरियल्स बेनिफिशियल होते हैं टू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है, रिसाइकल मटेरियल्स बेनिफिशियल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए. कुछ न्यूज़पेपर्स सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट यूज करते हैं. दो क्वालिटीज के बारे में बात नहीं कर रहा, इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, क्लियर एलिमिनेटर. ओल्डर कॉइन्स आर मोर वैल्यूएबल. Anita has a coin believed to having been originated from the colonial era, ठीक है, but lacks any proof. Again, incorrect answer. ना ही X है, ना ही Y है, ना ही Z event है. Pearls, जो कि larger होते हैं than average, are more likely to retail for a higher price. तो मतलब जो आपके X है वो आपके large pearls हैं. और इनके बाद एक और Y क्वालिटी क्या होती है कि उनका जो प्राइसिंग होती है वो मार्केट में ज्यादा होती है, वो अच्छे प्राइस पे बिकते हैं. एक पर्ल डाइवर को डजन पर्ल्स मिले मच लार्जर दैन द एवरेज, देयरफॉर पर्ल्स आर मोर लाइकली टू रिटेल फॉर अ हायर प्राइस. जो हमने यहां पे बोला Z वाज अ प्राइस इवेंट, दैट हैज हैपेंड. नंबर 1 कि पर्ल्स, नंबर 2 लार्जर दैन एवरेज. So in this case, X was your pearls, Y was your larger than average pearls. ऐसे pearls X ऐसी क्वालिटी कि वो larger than average थे, बड़े बड़े pearls थे. तो जब ये दोनों क्वालिटीज होंगी, pearls होंगे, larger than average होंगे, तो उससे एक Z इवेंट का होना निश्चित है, जो यहां पे बोला गया है, that is हायर प्राइस उनका मार्केट में
होगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट्स देके जाएंगे। तो अभी रिसेंटली एक डाइवर को ऐसे डजन पर्ल्स मिले हैं जो एक्चुअली में वाई क्वालिटी रखते हैं, और वो पर्ल्स भी हैं और वो वाई क्वालिटी भी रखते हैं। तो इससे जेड इवेंट का होना डेफिनेटली है, जो पैसेज में भी था कि जैसे वो वाइन आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में मिलेगी, ऐसे ही ये वाले पर्ल्स भी मार्केट में अच्छे प्राइस पे सोल्ड आउट हो सकते हैं, मेकिंग जेड, आई एम सॉरी, दिस वन वाज ए, दिस वन वाज बी, सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, ए और बी आपका एलिमिनेशन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लिश स्प्रिंगर स्पैनियल्स हैव लॉन्ग हेयर, ठीक है फाइन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैट and it has one quality, that is long hair. Let's assume it to be B. All Rottweilers have short hair. Okay, so another C have a short hair. And we are talking about the two species of cats only, that is A and C. Each of Tina's dog is a cross. So, I'm sorry, these are not the cat species, these are the dog species. Each of Tina's dog is a cross between an English Springer Spaniel and a Rottweiler. तो मतलब combination है इन दोनों का। जब हमने A प्लस C को कंबाइन किया तो अपने पास एक नई स्पीशी निकल के आई, Z स्पीशी, जिसके पास दोनों की क्वालिटीज होनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों का ब्रीड वो कॉम्बिनेशन है। तो दोनों की क्वालिटीज होके जो टीना का डॉग है उसके पास क्या है, मीडियम लेंथ हेयर है, क्योंकि स्प्रिंगर के थे शॉर्ट हेयर, रॉटविलर के थे लॉन्ग हेयर, सॉरी स्प्रिंगल के थे लॉन्ग हेयर, रॉटविलर के थे शॉर्ट हेयर। तो इसके क्या हो गए, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, मीडियम हो गए, क्योंकि मिक्स ब्रीड था जो जेड था। तो दो क्वालिटीज लेके, दो पेरेंटल क्वालिटीज लेके जो चाइल्ड आया है एक तरीके से, उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की क्वालिटीज हैं, जो रियल लाइफ में भी होता है। तो सेम चीज यहां पे बोली है, ऐसी ही सेम रीजनिंग हमें अपने ऑप्शंस में ढूंढनी है। एंड ऑब्वियसली इट्स अ फ्लॉड रीजनिंग कि आपने बोला दोनों की मिक्स ब्रीड यहां पर होगी फॉर श्योर। पहला क्वेश्चन ऑप्शन कहता है जो भी कार्स कॉर्ड ने बनाई है वो बहुत ज्यादा वेल मेड है, जो भी कार्स फिसलर ने बनाई है वो बहुत ज्यादा पुअरली मेड है। हाफ ऑफ द कार्स ऑफ जिम्स लॉट, अब जिम के लॉट में आधी कार है अच्छी, आधी कार है बुरी, तो मिक्स ब्रीड नहीं हो रहा, ये दोनों अलग अलग वैरायटीज हैं, आधी अच्छी कार है आधी बुरी कार है। कार्स का ब्रीड और मिक्स वर्जन नहीं दिख रहा है यहां पे कि कोई मिक्स कार बनाई गई है ऑटोमेटेड वर्जन से, दोनों को प्लस करके, मेकिंग इट इनकरेक्ट। सारे प्लेयर्स वाइल्ड कैट्स में ब्राउन हेयर के हैं, सारे प्लेयर्स रेजरबैक में रेड हेयर के हैं, तो अब हमें कुछ प्लस चाहिए वाइल्ड कैट्स और रेजरबैक्स का। मेंबर्स ऑफ मोए फैमिली आर ऑन बोथ वाइल्ड कैट्स एंड रेजरबैक्स, अब यहां पर भी मिक्स ब्रीड नहीं आया, ये बोला अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ इस कैटेगरी के हैं कुछ इस कैटेगरी के हैं। देयरफॉर कुछ लोगों के ब्राउन हेयर हैं कुछ लोगों के रेड हेयर हैं, लेकिन मिक्स कलर नहीं मिला, ब्राउन प्लस रेड का कॉम्बिनेशन, मेकिंग इट इनकरेक्ट। सारे इकोनॉमिस्ट जानते हैं लीनियर अलजेब्रा, सारे फिजिसिस्ट जानते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो हमें अब ऐसा इंसान चाहिए जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज हो, जो मैकेनिक्स भी जानता हो अलजेब्रा भी जानता हो। विल्मा इकोनॉमिस्ट भी है और फिजिसिस्ट भी है, देयरफॉर विल्मा को लीनियर भी आता है और मैकेनिक्स भी आता है। तो यहां पर अगेन ये मिक्स ब्रीड नहीं है, क्योंकि एक डिफरेंस आ गया। आपने देखा क्वालिटी मैम दोनों में है, लेकिन उन्होंने बोला था एक मिक्स ब्रीड है, एक मिक्स डॉग है। यहां पर विल्मा के पास ना दोनों क्वालिटीज है, दोनों का ब्रीड नहीं है, दोनों को बिलोंग करती है, दोनों प्रोफेशन को बिलोंग करती है। हमें चाहिए था कि ऐसा न्यू प्रोफेशन जिसमें ये दोनों क्वालिटीज मौजूद हो, वो यहां पर मिसिंग है। नेक्स्ट ऑप्शन तो ये भी आपका गलत जाएगा। हैलोजन गैसेस टॉक्सिक होती हैं ह्यूमंस के लिए, नॉन रेडियो एक्टिव गैसेस आर नोबल गैसेस जो नॉन टॉक्सिक होती हैं। तो मतलब हैलोजन के अंदर एक क्वालिटी है वो टॉक्सिक है, रेडियो एक्टिव में, नॉन रेडियो एक्टिव में क्वालिटी है कि वो नॉन टॉक्सिक है। तो इन दोनों गैस का एक मिक्स गैस हमको चाहिए जिसमें मिक्स क्वालिटी हो, टॉक्सिक भी नॉन टॉक्सिक भी, मतलब वो मीडियमली टॉक्सिक हो। तो यहां पे नोबेजन, ओके नया वैरायटी आ गया, द जेड एलिमेंट। नोबेजन गैस एक मिक्सचर है हैलोजन का भी और नोबल का भी, मिक्सचर मिल गया, ब्रीड मिल गया जो हमें चाहिए था, तो वो मिक्सचर गैस का ऑलरेडी कॉम्बिनेशन नया बन चुका है जो विल्मा में नहीं था। देयरफॉर अब इस वाली गैस के अंदर क्या है, ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, ना हाई टॉक्सिक ना लो टॉक्सिक, ये बन गया आपका करेक्ट आंसर चॉइस एज पर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आज हम लोग करेंगे दैट इज अबाउट एनालॉजीज। तो एनालॉजीज क्या होती हैं, ये आपको अक्सर ओलिट के एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं। तो एनालॉजीज होती हैं आपके ऐसे कॉग्निटिव प्रोसेस जहां पे आपने दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप समझ के दूसरे पेयर पे वो सेम रिलेशनशिप अप्लाई करना होता है, वो होती है आपकी सिंपल एनालॉजी। इसका बेसिक एग्जांपल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे अगर आप छोटे थे तो हम लोग बहुत इजीली करते थे, जैसे कि स्काई इज टू ब्लू as
ग्रास इज टू डैश। अब आप सभी समझ जाएंगे, क्विकली एकदम से बोलोगे कि मैम यस डेफिनेटली इसमें तो ग्रीन आना है। और सेम अगर मैं अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, डॉग इज टू पपी एज कैंगरू इज टू डैश। यहां सोच रहे होंगे ना क्या आएगा। कैंगरू के बेबी को जोई कहते हैं, अगर नहीं पता था तो आज जान लो। कैंगरू के बेबी को जोई बोलते हैं। तो यस बेबीज का रिलेशन है, हमने एकदम से पकड़ा किया डॉग पपी में रिलेशनशिप क्या है कि वो बेबीज हैं, तो सेम रिलेशनशिप कैंगरू और कैंगरू के बेबी में होना चाहिए, तो यहाँ पे जोई हैज टू बी द करेक्ट आंसर। तो ये होती है आपकी एग्जैक्टली एनालॉजीज। एनालॉजी का मतलब है जो रीजनिंग यहां पर गिवन है, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पेयर, and then accordingly apply the same in the question pair। क्वेश्चन पेयर का मतलब है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर आपने सिमिलर रिलेशनशिप लगाना होता है। तो रिलेशनशिप डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेयर में जैसे ही आप रिलेशनशिप को डिकोड करोगे, सेम रिलेशनशिप आप नेक्स्ट पेयर पे लगाओगे, तो आपका एनालॉजी का करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यस यू हैव टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स, देन यू हैव टू मैप आउट from one domain to another, yes from one relationship to another relationship, same आपने करना है। This method of reasoning can be used in various fields। ये आपको problem solving में help करता है, decision making में help करता है, learning में help करता है, communication में help करता है, और आपके OLET एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा help करता है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी पर, एक बार वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मैराथन इज टू रेस, तो मतलब अल्टीमेटली मैराथन के दौरान आप क्या कर रहे होते हो, मैराथन के टाइम पे व्हाट एक्चुअली आर यू डूइंग। वी आर डिस्कसिंग एन एक्टिविटी ओवर हियर, कि इस टाइम पे आप एक्चुअली में क्या एक्टिविटी कर रहे हो। तो सेम एक्टिविटी आपने निकालनी है हाइबरनेशन, जब एनिमल्स जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कंप्लीटली स्लीप मोड में चले जाते हैं, 6 मंथ्स की स्लीप में चले जाते हैं, तो वो हाइबरनेशन इज ऑल्सो एक्टिविटी। पूछते हैं कि हाइबरनेशन में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे आप स्लीप कर रहे होते हो, मेकिंग डी योर करेक्ट आंसर चॉइस। सिमिलरली ओडोमीटर इज टू माइलेज, तो हम यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे है अपना अल्टीमेटली गैजेट, और सेकंड पर हम ये देख रहे हैं कि उस गैजेट से हम लोग अल्टीमेटली क्या चीज को मेजर कर रहे हैं। तो कॉम्पस से आप लोग क्या मेजर करते हो, डायरेक्शन हैज टू बी मेजर्ड, स्पीड नहीं करते हैं, हाइकिंग नहीं करते हैं, नीडल नहीं करते हैं, स्पीड करते हैं स्पीडोमीटर से, तो इसीलिए डी आपका यहां पे करेक्ट एनालॉजी आंसर होगा। विंडो इज टू पेन, अब विंडो पेन का क्या वो है रिलेशनशिप, विंडो होती है आपकी इस टाइप से, पेन होते हैं इसके ये जो आपके एजेस होते हैं, ऑल ऑफ दिस पार्ट इज योर अल्टीमेटली योर विंडो पेन। तो विंडो का पेन एक कवर होता है, तो सिमिलरली बुक का क्या होगा, कवर अभी हमने बात करी, पेजेस तो उसके पार्ट होते हैं, इसीलिए ये ग्लास और नॉवल आपका इनकरेक्ट चॉइस में जाएगा। यार्ड इज टू इंच, अब ये है जैसे आपका वो होता है ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सिमिलरली यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, ऐसे ही क्वार्ट का छोटा यूनिट क्या होता है, क्वार्ट्स का छोटा यूनिट होता है आपका आउंस। तो यहां पर एक आई थिंक एक क्वार्ट में 36 आउंसेस या फिर आई थिंक ऐसे ही करके कुछ आउंसेस होते हैं, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। गैलन, मिल्क और लिक्विड आपका इनकरेक्ट चॉइस में जाएगा। एक्सप्लोर, डिस्कवर, जब आप एक्सप्लोर करते हो तो एक्सप्लोर इज अल्टीमेटली टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप इज योर कॉज। जब आप एक्सप्लोर करते हो तो उस केस का इफेक्ट क्या होता है, एक्सप्लोर करने से क्या इफेक्ट होगा, दैट इफेक्ट इज कि यार जब आपने कोई चीज एक्सप्लोर करी तो आपने उसके बाद उसको डिस्कवर कर लिया। आप एक्सप्लोर करने गए माउंटेन्स पे, हाइकिंग करने गए, वहां जाके आपने फायर डिस्कवर कर ली, तो एक्सप्लोर करने के कॉज से इफेक्ट क्या हुआ आपका, अल्टीमेटली यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग। तो सिमिलर रिलेशनशिप यू नीड टू फाइंड। रीडिंग, स्किमिंग सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ये दोनों सिमिलर मीनिंग्स कैरी करते हैं। रिसर्च करते हो
तो कुछ सीखते हो, लर्न होता है तो इफेक्ट होता है, बी सही आंसर में जाएगा। लिखते हो तो प्रिंट होता है, नहीं, ये अलग अलग एक्टिविटी है, अनरिलेटेड में होगा। थिंक करते हैं तो रिलेट करते हैं, हर कोई रिलेट नहीं करता थिंकिंग करने के बाद, कोई लोग फालतू थिंकिंग भी करते हैं, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट में जाएगा, तो बी विल बी द करेक्ट चॉइस। बाइंडिंग इज टू बुक, अब ये सभी को पता है कि बुक की बाइंडिंग स्कूल में भी बहुत कराई है कि बुक ले लेते थे, उसको बाइंड कराते थे ताकि वो ना फटे, तो सेम चीज है, कवर हो गया इस तरह से, तो क्रिमिनल गैंग नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले म्यूजियम भी नहीं होगा, अगेन नॉट रिलेटेड। आर्टिस्ट का पेंटर भी नहीं होगा, दोनों प्रोफेशन है, दोनों लोगों के बारे में बात हो रही है। फ्रेम पिक्चर, करेक्ट आंसर, पिक्चर का कवर आपका फ्रेम ही होता है, मेकिंग डी योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमीज कैट, तो ये कैट की एक स्पीशी है जिसका नाम है साइमीज, तो यहां पर हमने देखा है, इधर है हमारा स्पीशी का एग्जाम्पल और यहां पर है हमारा वो एनिमल जिसकी स्पीशी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो डॉग पपी, नो बेबीज हैं, ये नहीं होगा। मार्क और स्पॉट आपके दोनों सिनोनिम्स हैं, सिमिलर हैं। रोमेन लेटस, करेक्ट आंसर, अगर नहीं पता था तो जान लो, लेटस का एक वेरिएंट होता है रोमेन, दैट इज वाई सी वाज द करेक्ट चॉइस। कॉलर और लीश दोनों सिनोनिम्स हैं, जो डॉग के हम लोग वो जो गले में पट्टा बांधते हैं उसको कॉलर और लीश कहते हैं, सिनोनिम्स हैं, दैट विल बी सी, दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर चॉइस। पेटल और फ्लावर, नाउ पेटल और फ्लावर सबको पता है कि ये जो पेटल्स होते हैं ऐसे ऐसे करके जो पेटल्स होते हैं, ये अल्टीमेटली आपका फ्लावर का, ड्राइंग बहुत बुरी है, डोंट फोकस ऑन द ड्राइंग, तो पेटल्स जो हैं वो फ्लावर का पार्ट बनाती हैं, तो बेसिकली इधर हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं और इधर हम उसके होल की बात कर रहे हैं, दैट इज द फ्लावर। तो सेम चीज आपको निकालनी है। सॉल्ट पेपर दोनों ही आपके यहां पर ये स्पाइसेस हैं, नहीं होगा। बेस एंड बॉल ये भी नहीं हो सकता है। सैंडल शूज सिनोनिम्स हैं, नहीं बनेगा। मेकिंग बी द करेक्ट आंसर, कि टायर आपका एक पार्ट होता है और टायर किसका पार्ट होता है, बाइसिकल का, जो आपका होल में आ जाएगा। मेकिंग बी द करेक्ट चॉइस, सी डी और ए आपका एलिमिनेशन में होगा। सो दीज वर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस करे ऑन पैरेलल रीजनिंग, जिसपे आपको लॉन्ग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और आपका हमने करा एनालॉजी, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉजी कभी भी आपको पैसेजेस फॉर्मेट में नहीं पूछी जाती। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये टॉपिक आपका और ज्यादा पक्का हो जाएगा। इसके अलावा मिलेंगे अब आपसे अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।